हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी हब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लहरों के राजहंस, जो एक नाटक है जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। दोस्तों, मोहन जी का यह एक प्रसिद्ध नाटक है। तो आज हम इस नाटक की शुरुआत करने वाले हैं और आपको मालूम होगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपका लहरों के राजहंस ये नाटक लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक लहरों के राजहंस नहीं खरीदा है तो आप एक बार ज़रूर खरीद लीजिए। यदि आप ऑनलाइन अमेजन से इसे खरीदते हैं तो आपको ये लगभग 150 रुपये का पड़ेगा। 108 और शायद 40-50 रुपये डिलीवरी चार्ज है। लेकिन यदि आप इसे लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको ये 50 रुपये से कम में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं लहरों के राजहंस। तो दोस्तों, नाटक को शुरू करने से पहले हम इसकी भूमिका के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि उक्त नाटक के बारे में सुरेश अवस्थी जी ने लिखा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लहरों के राजहंस में एक ऐसा कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अंतर्द्वंद निहित है। दोस्तों, यदि इस नाटक को आप पढ़ करके इसका जो सबसे बड़ा इसका मूल भाव है, इसके कथानक का जो सबसे बड़ा मूल भाव है वो इसका यही है। क्या कहता है कि इसमें आपको मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि इसमें जो गौतम बुद्ध के भाई हैं नंद और उनकी एक पत्नी है जैसे सुंदरी है, तो नंद का गौतम बुद्ध के प्रति आकर्षण और अपनी पत्नी के प्रति भी उसका घोर आकर्षण दिखाई देता है। इसलिए नंद दुविधाग्रस्त हो जाता है। वो दोनों में से किसी एक को चुन नहीं पाता है। नंद के इसी द्वंद्व का चित्रण इस नाटक में किया गया है। इस द्वंद्व का दूसरा एक पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध है। जीवन के प्रिय और श्रेय, प्रिय यानी होता है प्रिय और श्रेय यानी श्रेयस्कर, के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारी में ऐसे कई पल आते हैं, ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हम दो में से हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही हमारे लिए अपनी होती हैं या हमारे लिए प्रिय होती हैं, तो दोनों में से उस स्थिति में दोनों में से किसी एक का चुनाव बहुत ही कठिन या बहुत ही भारी मालूम पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसी में यही बताया गया है कि आपको दोनों में से किसी एक श्रेयस्कर को चुनना पड़ेगा और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आदमी की उस किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति का वर्णन या उस स्थिति का चित्रण इस नाटक में किया गया है। इसमें प्राचीन नंद की कथा को, नंद और सुंदरी की कथा को, उसके प्राचीन कथानक को वर्तमान स्थितियों में एक नए सांचे में ढाला गया है। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भावबोध के परिवेश में परीक्षण किया गया है। सुंदरी के रूप पाश में बंधे हुए अनिश्चित
अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही स्थिति होनी थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध के भाई हैं नंद, उनकी क्या है, उनकी पत्नी है जिससे वे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, यानी कि उसके रूप पास में बंधे हुए हैं, उसके वश में हैं, जिसका नाम है सुंदरी। के रूप पास में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही स्थिति होनी थी। इसी दुविधा की, नंद की इसी दुविधा का चित्रण इस नाटक में किया गया है। नाटक का अंत होते होते उसके हाथों में भिक्षा पात्र होता और धर्म दीक्षा में उसके केस काट दिए जाते हैं। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। दोस्तों, इसमें ये बताया है, क्या कह रहा है, एक उपमा दी है कि लहरों पर डोलने वाले राजहंस। आपको पता है, कोई भी तालाब या कोई भी सागर या समुद्र, नदी वगैरह होती है जिसमें लहरें पल पल में ही गतिमान होती रहती हैं, और उन पर यदि कोई राजहंस तैर रहा है तो एक पल में इधर एक पल में उधर लहरों के समान ही पल पल में अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। इसी प्रकार मोहन राकेश जी ने नंद के चरित्र का चित्रण किया है कि नंद की स्थिति भी, नंद के मन की स्थिति भी, नंद के जो मन जो उसका द्वंद्व में फंसा हुआ था, उसके कारण नंद की स्थिति भी वैसी हो गई थी जैसे लहरों पर डोलने वाले राजहंस की होती है। उसी प्रकार नंद भी पल पल में तो ये सोचता कि भाई मैं महात्मा बुद्ध के आदेश को मान करके या उनके पास जा करके मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊं। उसका मन है वो ऐसा सारे के अलौकिक तत्वों के प्रति आकर्षित होता था, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन कहता था कि भाई मेरी पत्नी है, बहुत सुंदर है और उससे मैं प्रेम करता हूँ। बुद्ध ने मुझे क्या भिक्षु बना दिया है, मेरे केश काट दिए हैं, उससे मेरे मन का परिवर्तन तो नहीं हो सकता। इसीलिए वह इस द्वंद्व से हमेशा ही पीड़ित रहता है और इसी अवस्था का चित्रण इस नाटक में हमें देखने को मिलता है। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। वह ना तो सुंदरी के रूप पाश से ही मुक्त हो पा रहा है और ना सच्चे और निर्विकार मन से भगवान बुद्ध की शरण में जा पा रहा है। अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरनंद में जो इस नाटक की कथा का आधार है। दोस्तों, इस नाटक से बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ बनने को मिलता है। एक तो आपका मूल इसका सारांश हो गया कि इसमें किसका चित्रण किया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध और सुंदरी के मोहपाश में बंधे हुए नंद के मन के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बन जाएगा कि अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरनंद में इस नाटक की कथा का आधार है। दोस्तों, हमारे संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्यकार या कवि मान लीजिए अश्वघोष जी हैं, जिन्होंने एक नाटक की रचना की थी सौंदरनंद। उसमें भी इस नंद और सुंदरी की कथा का चित्रण किया गया है। नंद और सौंदर्य आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का भाई था, और इसकी कथा पाली साहित्य में या कि अपभ्रंश साहित्य में देखने को मिलती है, जिसको आधार बना करके अश्वघोष जी ने एक नाटक महाकाव्य, प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की थी, जिसका नाम था सौंदरनंद। और उस सौंदरनंद को आधार बना करके ही मोहन राकेश ने वर्तमान परिस्थितियों में इस सांचे को ढाल करके, इस नाटक को, इस कथ्य को ढाल करके इस लहरों के राजहंस की रचना की है। इसी से इसके सौंदरनंद में एक श्लोक आया है, तम गौरवम बुद्धगतम, ये वाला। तो इससे इसमें क्या बताया गया है कि लहरों पर डोलने वाले राजहंस, यहाँ से इसका क्या है आपको पता है कि शीर्षक इसका लिया गया है। नंद के इस दुविधाग्रस्त मन का बड़ा ही सुंदर काव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। तम गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्यानुरागे पुनरा चकर्ष है सोय निश्चान्यपियौ न तस्थौ तरम स्तरंगेष्वेव राजहंसः। तो दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नंद के मन का चित्रण की उपमा, नंद के मन की उपमा मोहन राकेश ने या नाटककार ने किससे की है।
तो लहरों पर डोलने वाले राजहंस से की है। लेकिन दोस्तों ये कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या है, सौंदरनंद का ये क्या है, एक श्लोक है जिसमें अश्वघोष जी कहते हैं कि नंद का मन है वो बुद्ध के प्रति भी आकर्षित होता है और अपनी पत्नी से वह विशेष प्रेम करता है और बार बार इसी के बीच में क्या है, झूलता रहता है। वो निश्चय ना तो निश्चय कर पाता है और ना ही अनिश्चय कर पाता है, इसलिए उसकी स्थिति तरंगों पर डोलने वाले राजहंस के समान हो गई है। अर्थात वह द्वंद्व की पीड़ा में ग्रस्त अपने आप को पाता है और अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में मान करके कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाता है। उपर्युक्त दोहे का ये भावार्थ है, बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। इस दुविधा में उसे न जाते बन रहा था न रुकते। उसकी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की सी हो रही थी। इस काव्य चित्र से नाटककार ने अपने इस नाटक का शीर्षक लिया है। यह काव्य चित्र इस नाटक के मूल द्वंद्व भाव को व्यंजित करता है। दोस्तों जब हम नाटक के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें एक आती है आपकी शीर्षक के बारे में उद्देश्यता, यानी कि शीर्षक का आपका जो शीर्षक की जो सार्थकता है वो उचित है या अनुचित है। क्या वह किसी भी कृति के या किसी नाटक की कृति के मूल भाव को व्यंजित कर पा रहा है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि इसका नाटक का मूल भाव है नंद की उस किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति का चित्रण करना, और इस नाटक का शीर्षक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस की तुलना, नंद के मन की तुलना लहरों के राजहंस के की गई है, क्योंकि लहरों का राजहंस भी पल पल में लहरों की गतिमान स्थिति के कारण अपने स्थान को परिवर्तित करता रहता है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध और अपनी पत्नी सुंदरी के प्रेम पास में बंधा हुआ नंद भी अपने चंचल मन, स्थिर और निराश स्थिति के कारण अपने भावनाओं को या अपने निश्चयों को या अपने निर्णय को पल पल में इधर से उधर कर रहा है। इसीलिए इस नाटक का नाम रखा गया है लहरों के राजहंस, और इसी से इसके शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है, क्योंकि यह नाटक के मूल भाव को व्यंजित कर रहा है। इसका नाम सुनने से ही पता चल जाता है कि वही लहरों के राजहंस और नंद के मन की, यानी कि दोनों की एक सी स्थिति दिखाई गई है। नंद कथा बुद्ध के जीवन चरित्र का एक अंग है। अश्वघोष के ही दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरित्र में नंद की दीक्षा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अश्वघोष जी ने ही एक अन्य महाकाव्य लिखा है बुद्ध चरित्र, जिसमें उन्होंने नंद की दीक्षा का उल्लेख किया है। इस कथा का आधार पाली साहित्य में मिलता है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि जो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस में जो कथा ली गई है उसका आधार किस साहित्य मिलता है, पाली साहित्य, प्राकृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, या फिर आपके हिंदी साहित्य, या और अन्य कोई भी साहित्य आपको दिया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना पाली साहित्य, क्योंकि बुद्ध के समय की आपकी भाषा क्या थी, पाली। पहले आपकी वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली आती है। उसी समय बुद्ध का समय माना जाता है। फिर अपभ्रंश आ गई आपकी, फिर पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश आ गई, फिर आपकी हिंदी आ जाती है, फिर ब्रज और खड़ी बोली हिंदी आ जाती है। उदान और जातक में तथा धम्मपद के श्लोक 13-14 की अट्ठकथा व्याख्या में नंद की कथा कही गई है, किंतु पाली की नंद कथा से सौंदर नंद ही है। प्रस्तुत नाटककार ने कथा के नाटकीय भाव और प्रयोजन को पुष्ट और तीव्र करने के लिए नए पात्रों और प्रसंगों की कल्पना की है। दोस्तों मैंने आपको बताया
जैसे कि मोहन राकेश ने जो अपनी मूल कथानक का जो आधार लिया है वो अश्व घोष के महाकाव्य से लिया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अश्व घोष जी ने ये नाटक बहुत पहले लिखा था, और आज का समय आधुनिक है और किसी भी कृति को प्रासंगिक बनाने के लिए उसे आधुनिक समय के अनुसार जोड़ना आवश्यक होता है। इसलिए मोहन राकेश जी ने आधुनिक सांचे में इस कथा को ढाल करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए उन्होंने कुछ नई घटनाओं की और कुछ अपनी कल्पनाओं के द्वारा कुछ नए पात्रों की सृष्टि की है, जो कि इसकी मूल कथा में नहीं आते हैं, क्योंकि वे मोहन राकेश द्वारा केवल कल्पना से ही प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि कथा आती है कामोत्सव का आयोजन। जो नंद की पत्नी है सुंदरी, वो एक कामोत्सव का आयोजन करती है। तो ये जो कथा है वो क्या है, कल्पित है बिल्कुल। दीक्षा के पश्चात नंद का एक बार गृह लौट आना, अलका और श्यामांग का पूरा प्रसंग नाटक का द्वारा कल्पित है। तो दोस्तों आपकी सेकंड ग्रेड के हिसाब से इस वजह से कोई क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जब आप नेट की परीक्षा देने जाते हैं या आप कॉलेज लेक्चरर का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो दोस्तों इस तरह के आपसे बहुत ही डीपली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप इसमें से कौन कौन से जो आपके दृश्य हैं या कौन कौन सी जो आपके प्रसंग हैं जिनकी कल्पना की गई है या नाटककार ने जो कल्पना से उद्भूत किए हैं। लहरों के राजहंस के कथानक को आधुनिक जीवन के भावबोध का जो संवेदन दिया गया है, वही इस ऐतिहासिक कथानक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों यदि मोहन राकेश भी अश्व घोष जी के कथानक को लेकर उन्हीं की तरह यदि इसकी पुनरावृत्ति कर देते, उस कथा को ज्यों का त्यों ही हमारे सामने परोस देते, तो दोस्तों उसमें कोई नई बात नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि ये नाटक अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, और इसकी प्रसिद्धि का कारण यही है कि इन्होंने मूल कथा को नए समय के अनुसार इन्होंने प्रस्तुत किया था। नाटक की प्रस्तावना में नाटककार ने इस संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। अब ये मोहन राकेश जी ने अपना जो नाटक की भूमिका लिखी है उसके बारे में कहा है कि कथा का आधार अश्व घोष का सौंदरनंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। ये मोहन राकेश स्वयं अपने नाटक के बारे में कह रहे हैं कि भाई इसका नाटक का आधार तो सौंदरनंद काव्य है, लेकिन इसमें मैंने कुछ प्रसंगों को कल्पना से भी मैंने जोड़ा है। इतिहास और साहित्य के संबंध की व्याख्या करते हुए नाटककार लिखता है कि साहित्य में इतिहास अपनी यथातथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास जो विषय है वो हमारा केवल तथ्यों पर और हमारी खोजों पर और निष्कर्षों पर ही आधारित होता है। लेकिन दोस्तों जब हम साहित्य में जाते हैं तो साहित्य के जो हमारे जो ग्रंथ हैं या साहित्य की जो कोई भी कृति है वह केवल तथ्यों और निष्कर्षों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि उसमें ऐसी कल्पनाएं भी जुड़ी होती हैं जो कि इतिहास और साहित्य को एक रूप बनाने में मदद करती हैं। साहित्य इतिहास के समय से बनता नहीं है, समय में इतिहास का विस्तार करता है। दोस्तों इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो इतिहास है वो तो क्या है, समय से कोई घटना यदि 2500 वर्ष पूर्व हुई है तो 2500 वर्ष पूर्व ही उसको दिखाना पड़ेगा इतिहास में। लेकिन साहित्य में हम उसको नए कलेवर में बांध करके प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि वह युगों युगों तक अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकती है। ऐतिहासिक नाटकों में कथानक की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता का रचनात्मक दृष्टि से कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर श्रेष्ठ और सशक्त नाटकों की रचना तभी हो सकती है जब नाटककार ऐतिहासिक पात्रों और कथा स्थितियों को अनैतिहासिक और युगीन बना दे तथा कथा के
अंतर्द्वंद्व को आधुनिक अर्थ व्यंजना प्रदान कर दे। तो दोस्तों, इसमें मोहन राकेश जी ये कहना चाहते हैं कि कोई भी यदि हमें अनैतिहासिक या कालबोध से परे और सदा सदा युगों युगों तक प्रासंगिक रहने वाले नाटक की यदि हमें रचना करनी है, तो हमें कुछ ऐसे कल्पनाओं की सृष्टि करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे प्रसंगों को उद्भूत करना पड़ेगा जो हमारे नाटक को वर्तमान समय से जोड़ें और इतिहास और साहित्य में एक कड़ी के रूप में वो कार्य करें। तभी ही हमें एक अच्छे नाटक की रचना कर पाने में सक्षम बन सकते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के कथानकों की प्रामाणिकता पर आग्रह रहता है। तभी हिंदी के अधिकांश ऐतिहासिक नाटक इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का नाटकीकृत रूप मात्र लगते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भाई हिंदी साहित्य में ये धारणा चल पड़ी है कि नाटकों में ऐतिहासिकता का समुचित निर्वाह होना चाहिए। इसीलिए कुछ नाटककारों ने इस प्रकार के नाटकों की रचनाएं की हैं कि उनको पढ़ कर के लगता है जैसे आप कोई हिंदी साहित्य की इतिहास की आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हों या कोई इतिहास का आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हों, यानी कि उसमें केवल इतिहास की बातों को ही दोहराया गया है। इसके साथ ही हिंदी के आधुनिक नाटक साहित्य की जो 2-4 श्रेष्ठ कृतियां हैं, जैसे स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, अंधायुग धर्मवीर भारती का है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का ये एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, वे सभी ऐतिहासिक हैं। इनकी श्रेष्ठता का कारण यह है कि इनके द्वारा नाटककारों ने ऐतिहासिक कथानक नहीं दोहराए हैं, उनको नए प्रवेश और आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। यानी कि मोहन राकेश अपने पक्ष में तर्क देते हुए प्रस्तुत करते हैं, यदि आपको कोई भी अच्छी रचना करनी पड़ती है तो उसके लिए आपको किसी भी समय विशेष के अनुसार आपकी कृति को ढालना होगा। जैसे कि स्कंदगुप्त है, वो कुछ प्रसिद्ध नाटक बताते हैं कि स्कंदगुप्त के प्रसाद का, कोणार्क है, अंधायुग है, आषाढ़ का एक दिन है। भाई ये नाटक इतने फेमस क्यों है, इतने प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें मूल कथा को या केवल इतिहास को दोहराया नहीं गया है, बल्कि उस कथा को नए समय के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, जिसने इन नाटकों को कालजयी बना दिया है और सदा सदा आगे आने वाले वर्षों में भी इन नाटकों की प्रासंगिकता वो यथावत रहने वाली है। इसलिए ये नाटक अधिक प्रसिद्ध हुए। सभी देश के नाटक साहित्य में इतिहास में विभिन्न युगों में जब भी श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई है, तब नाटककारों ने प्राचीन कथानकों को नई दृष्टि से देखा है और उसको नई अर्थ व्यंजनाएं दी हैं। चाहे 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई महान यूनानी त्रासदियाँ हों, चाहे एलिजाबेथ कालीन कामदियाँ, और चाहे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में पिछले 10-15 वर्षों में लिखी गई नई शैली के ऐतिहासिक नाटक। यानी कि कह रहे हैं कि भाई ये भारत में ही नहीं है, बल्कि विदेश की किसी भी भाषा में या विदेशी साहित्य में भी जब जब किसी भी एक ऐतिहासिक नाटक की रचना हुई और वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, तो उसकी प्रसिद्धि का आधार ही यही था कि उसने उस कथा को, उस इतिहास के उस पहलू को एक नए दृष्टि से और नई अर्थव्यंजना दे करके उसे अपने समय के अनुरूप उसे प्रस्तुत किया है। इसीलिए वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ है। यदि हमें प्रसिद्ध नाटक बनाने हैं, हिंदी नाटक साहित्य को यदि हमें उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर ले जाते रहना है, तो हमें कुछ नई तरह की सोच रखनी होगी, नए का विकास करना होगा, जिससे कि इतिहास भी सुरक्षित हो पाए और हमारे जो साहित्य की जो चेतना है, जैसे साहित्य की चेतना है जो अतीत से लेकर के भविष्य की ओर गमन करती है और हमेशा ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास करती है, उसको हमें बनाए रखना होगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें नाटक की कथा वस्तु पर लेखक की जो भूमिकाकार है उसके विचार आते हैं।
कि कपिल वस्तु में जिस समय भगवान बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे और उनके जाति भाई धर्म के प्रति प्रेरित होकर दीक्षित हो रहे थे, कामासक्त नंद अपनी परम रूपवती प्रियतमा सुंदरी के साथ विहार में लीन रहता था। लेकिन नंद का मन स्थिर भाव से सुंदरी का रूप भोग नहीं कर पाता, क्योंकि भीतर उसके मन में स्थूल और असंसारी तत्वों के प्रति भी आकर्षण है। दोस्तों, 3 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक तो वो हैं जो बिल्कुल अलौकिक हैं, जिनका मन केवल परमात्मा में, मुक्ति में, मोक्ष में या असंसारिक तत्वों में, जिसमें ये संसार को माया मोह समझते हैं और इनके बंधनों से मुक्त होना पाते हैं, यानी कि जो योगी टाइप के वो आदमी होते हैं। एक तो वो प्रकार होता है। एक होते हैं बिल्कुल भोगी, जो बिल्कुल भी निकृष्ट लोग होते हैं, या जो इस सांसारिक सुख में लीन रहना चाहते हैं, सभी सुखों को भोगना चाहते हैं, जिन्हें अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है, वो जो मन में आता है वो करना चाहते हैं और इसी संसार में रमण करना चाहते हैं, वो होता है आपको भोगी। और एक होता है आपका गृहस्थ, जो संसार में भी रहता है और अलौकिक या आपके असंसारिक तत्वों के प्रति भी लालायत रहता है, यानी पूजा पाठ भी करता है और भोग भी करता है, योग भी करता है और भोग भी करता है। तो गृहस्थ का मन क्या है, भोगी है, वो तो बिल्कुल सोचता ही नहीं है कि मुझे भाई कोई भी मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष की मुझे प्राप्ति चाहिए, या कुछ ऐसा मुझे भोग ध्यान कुछ भी करना है। वो तो केवल अपने भोग पर रहता है। और योगी है, वो सांसारिकता से और भोगों से, सभी मोहों से मुक्त हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों, जो गृहस्थ होता है, जैसे कि नंद है, नंद भी एक गृहस्थ है जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और इसी कारण वह द्वंद्व से ग्रसित होता है कि भाई पत्नी को छोड़ूं, या फिर मैं बुद्ध के पास जाऊं, या फिर मैं अपनी पत्नी के पास रहूं। वो भोगी की तरह बिल्कुल बिना सोचे अपनी पत्नी का क्या है, भोग नहीं कर पाता है। यही बताया गया है। उसके मन की यही संस्कार और उसको पोषित करने वाली बाह्य परिस्थितियां ही नाटक के द्वंद्व का आधार है। वह घर से लौटे हुए उपेक्षित बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए जाने को विकल हो जाता है। जिस समय वह हाथ में दर्पण लिए सुंदरी के श्रृंगार में लीन है, उसी समय धम्मम शरणम गच्छामि कि धम्म की शरण में चलो का स्वर उठता है और सहसा उसके हाथ का दर्पण टूटकर गिर जाता है। देख लीजिए दोस्तों, ये उसकी स्थिति को यहाँ पर नाटककार है वो दर्शाता है कि भाई जो नंद है वो सुंदरी के लिए उसके श्रृंगार के समय उसके दर्पण लेकर के हाथ में खड़ा है, लेकिन तभी भी नेपथ्य के पीछे से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस प्रकार का स्वर गूंजता है और उसके हाथ से दर्पण टूट करके गिर जाता है, जो उसकी द्वंद्व की स्थिति का प्रतीक है। दर्पण का टूटना और कमल ताल में डोलती हुई बुद्ध की कल्पित छाया ऐसे ही प्रतीक हैं जो नंद की अस्थिर और दुविधाग्रस्त मनोदशा का संकेत करते हैं। अपनी ही क्लांति से मरे हुए मृग की बार बार सोचना और दीक्षा के पश्चात व्याघ्र से लड़ना उसकी इसी मनोदशा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। नंद जब अनायास और अनिच्छा से ही भिक्षु बना दिया जाता है, नंद को क्या है कि भिक्षा दे दी, उसको क्या है दीक्षा दे दी जाती है और उसके केस काट दिए जाते हैं, क्योंकि उसका ना तो पूरा मन भिक्षु बनने का था और ना ही अपनी पत्नी से राजमहल में रहने का और अपनी पत्नी को भोग करने का था। वह भिक्षु वेश में घर लौटता है तो सुंदरी को देखकर कहता है कि जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था, उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया है। यानी कि वो ये कथन सुंदरी से कहता है। ये कथन आ सकता है जो भिक्षु बना करके वो कहता है कि मैं तो सुंदरी के जो प्रेम था उसी के बल पर मैं जी रहा था, और आज उसी के सामने मुझे भिक्षु के वेश में ला करके खड़ा कर दिया है। एक ओर तो नंद के मन का यह द्वंद्व है
और दूसरी ओर रूप गर्विता सुंदरी के इस खंडित विश्वास की पीड़ा कि उसमें उसमें आसक्त उसका पति कैसे उसके रूपपात से मुक्त होकर बौद्ध भिक्षु होकर उन्हीं हाथों में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास लौटा है। यानी कि उसकी पत्नी जो सुन रही है उसको अपने रूप पर इतना घमंड था कि वह सोच भी नहीं सकती। उसे इतनी पीड़ा इसलिए हो रही थी कि भाई मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी मेरा पति मेरे आकर्षण को छोड़कर किस प्रकार से बुद्ध एक मतलब बौद्ध भिक्षु बनकर के सिर मुड़ाए हुए और इस वेशभूषा में मेरे सामने खड़ा है। यानी कि मेरा जो उसका क्या है कि अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है। इसी प्रकार इसीलिए उसको बहुत ही पीड़ा होती है। जिन हाथों में उसके श्रृंगार के लिए उसने दर्पण उठाया था सुंदरी जीवन का भोग करना चाहती थी। वह कामनाओं को स्थगित नहीं करना चाहती थी। कमल ताल के दोस्तों कई बार जीवन में क्या होता है कि आप जिसके साथ भी बंधे हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि भाई मुझे उन्नति करनी है या मुझे ऊपर उठना है। लेकिन आपका जो साथी है जिससे आप बंधे हुए हैं जिसके साथ आप जीवन में एक साथ रह रहे हैं उसको ये एहसास नहीं होता है। अब यहीं पर वो स्थिति आ गई कि नंद को तो एहसास है, थोड़ा सा वो ऊपर उठने का यदि प्रयास भी कर रहा है, लेकिन जो सुंदरी है वो जीवन के भोगों को भोगना चाहती है। वो नंद के साथ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नंद को बौद्ध भिक्षु बना करके उससे अलग कर दिया जाए या फिर वो इस तरह से सांसारिकता से मुक्त हो जाए, क्योंकि उसे अभी सभी भोगों का आनंद लेना है। वो अभी कौन सी कैटेगरी में है? वो भोगी वाली कैटेगरी में है। कमल ताल के राजहंसों के जोड़े की किलोल सुनकर वह कहती है कि कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी वे निर्वाण और अमृत की बात कहें। ऐसे जो ये भूमिका में दोस्तों ये संवाद आ रहे हैं इनको आप विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या है कि पूरे नाटक को, क्योंकि सेकंड ग्रेड की परीक्षा में इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी गहराई से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो उसे कोई नहीं कर पाएगा। आपको नाटक से क्या है संवादों के प्रश्न आते हैं कि प्रस्तुत फलाना संवाद किसने किससे कहा या यह संवाद उपनाटक में किससे कहा है। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा या फिर ये संवाद आपसे कह दिया जाएगा कि नंद के संवाद कौन सा संवाद उसका नहीं है। इस तरह के आपसे संवाद आते हैं। कई बार क्या है कि परीक्षक ये सोचता है कि भाई भीतर से बनाने से बजाय बढ़िया है कि इसकी भूमिका में से ही जो संवाद आए हैं ये कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं, तो इनमें से ही वो परीक्षा में उठा करके रख देता है। नाटक के अंत में जब वह नंद के द्वारा चंदन लेप का बिंदु बनाए जाने पर चौंक कर जाग जाती है तो उसकी दृष्टि नंद के केश कटे हुए भिक्षु वेशी मुख पर पड़ती है। उसका मन वितृष्णा से भर जाता है। इस प्रकार नाटक का कथानक अंतर्द्वंद्व के 2 स्तरों पर संचरण करता है और इन्हीं 2 स्तरों की पारस्परिक टकराहट से उसकी नाटकीयता अधिक तीव्र और गहन होती है। नाटक का पहला अंक सुंदरी के कक्ष से प्रारंभ होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ। आपको तो ये सोच रहे होंगे कि हमें तो क्या है, हमें इतनी व्याख्या से या इतनी समझने से क्या मतलब है, हमें तो केवल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, हमें वो सही करने हैं, हमें केवल नंबर लाने हैं। यदि आपको दोस्तों यदि आपको इतना ही सब करना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। सीधे से आपको इतना समय यहाँ पर खर्च इसीलिए ही करना है क्योंकि आपको माइंड में समझना है। यदि दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, यदि आपने मेरे साथ ये नाटक पढ़ लिया, आपको मैं मानता हूँ कि 1 घंटा आपको नाटक पढ़ने से ज़्यादा मेरे साथ लग सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात का विश्वास है, यदि आपने एक बार मेरे साथ ये नाटक पढ़ लिया तो आपको कहीं और से फिर पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। फिर तो आपको क्या है, संवाद कौन किसके हैं वो आपको केवल रटने हैं और आपका जो है पूरा कंसेप्ट है
नाटक क्या होता है, इसका मूल सारांश क्या है, इसका कथानक क्या है, इसके पात्र चरित्र जो भी है, इसका पूरा जो कंसेप्ट है, पूरी जो भूमिका है, वो मेरे साथ आपकी बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों थोड़ा आपका समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको क्वांटिटी भी मिलेगी और क्वालिटी भी मिलेगी। नाटक का पहला अंक सुंदरी के कक्ष में आरंभ होता है। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर नाटकों में 3 अंक की, हिंदी नाटकों में ये विधान है कि 3 अंक का नाटक लिखा जाता है। तो इसमें 3 अंक हैं और इसका पहला अंक है उसका जो क्या है, दृश्य है, सुंदरी के कक्ष में प्रारंभ होता है। कर्मचारी साज सज्जा में लगे हुए हैं। सुंदरी के आग्रह पर कामोत्सव मनाया जाने वाला है, जो कि ये कल्पना से नाटककार ने इसमें डाला है। अतिथियों की प्रतीक्षा है। एक अतिथि मैत्रेय पधारते हैं और जब कामोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मैत्रेय के अतिरिक्त और कोई नहीं आता है तो सुंदरी अपमान से विक्षुब्ध हो उठती है। इसी अत्यंत तीव्र और गहन कथा स्थिति में पहला अंक समाप्त होता है। पहले अंक में क्या है कि सुंदरी है वो क्या है, एक कामोत्सव का आयोजन करवा रही है। उसी के लिए महल में क्या है, साज सज्जा की व्यवस्था की जा रही है और वो सोचती है कि मेरे कामोत्सव में तो बहुत सारे लोग आएंगे, शहर भर से, अन्य शहरों से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। लेकिन दोस्तों उस नाटक में केवल एक मैत्रेय नाम का ही उनका मित्र आता है और उससे पता चलता है कि इस कामोत्सव में तो भाग लेने के लिए कोई भी और नहीं आ रहा है। तो इससे क्या है, जो सुंदरी है वो अपमान से पीड़ित हो चुकी है और वो मानती है, मतलब उसके अहंकार पे चोट लगती है कि मैंने इतना साज सज्जा बनाई, इतना कामोत्सव का इतना आयोजन किया और मेरी अभिलाषाएं थी कि सभी मेरे महल में पधारें और इस आयोजन में भाग लें, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है। इससे उसका अहंकार चोटिल होता है। यही अंक क्रिया व्यापार का पहला संचरण है। इसमें व्यापार और भाव की अन्विति का पूरा निर्वाह किया गया है। सुंदरी की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय मिल जाता है। नाटकीय कथा के उस द्वंद्व का पूर्वाभास हो जाता है, यानी कि पहले से जो द्वंद्व इसमें आने वाला है उसका पहले से ही हमें पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा, जिसे नंद को झेलना है। गौड़ पात्रों और प्रसंगों को भी इसी अंक में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे गौड़ पात्र हैं इसमें आपका श्यामांग है, श्वेतांग है, सुंदरी जो है उसकी एक दासी है यानी उसकी सहेली है, अलका है और कुछ अन्य पात्र हैं, उनको भी पहले अंक में ही नाटककार ने प्रस्तुत कर दिया है। और इस प्रकार से नाटकीय कथा का उद्घाटन बड़ी सफलता के साथ होता है। कामोत्सव का आयोजन इस संदर्भ में विशेष नाटकीय अर्थ और तीव्रता ग्रहण कर लेता है। दूसरे ही दिन रानी यशोधरा भिक्षुणी बनने जा रही है। कामोत्सव के आयोजन में लगा हुआ श्यामांग कहता है, कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, अपानक चलेगा। और सुंदरी अलका से बातें करती हुई कहती है कि नारी का अपकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। दोस्तों इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण संवाद है, यानी पहले अंक में वो अपनी सहेली अलका से कहती है कि नारी अपने प्रति यदि अपने को रूप बांध रखे, अपने को यौवन को क्या है सुरक्षित रखे, तो कोई भी पुरुष की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो उसको छोड़ करके कहीं और चला जाए। नारी का आकर्षण ही वो पुरुष को पुरुष बनाता है, और यदि उसका अपकर्षण है और यदि किसी को त्याग दे या कोई ऐसी अपने पर ध्यान नहीं दे तो उसका अपकर्षण ही उसे गौतम बुद्ध बना देता है। जैसे कि यशोधरा, वो इसमें यशोधरा की गलती मानती है कि यशोधरा ने
अपने को, अपने पति को क्या है, अपने पास में बांध करके नहीं रखा, अपने उसको आकर्षित करके नहीं रखा। तभी तो गौतम बुद्ध उसको सिद्धार्थ उसको छोड़ करके गौतम बुद्ध बनने के लिए प्रेरित हुए। कमल ताल में राजहंसों का कलरव और श्यामांग द्वारा बुद्ध की छाया की कल्पना इस प्रसंग को गहरी नाटकीय व्यंजना प्रदान करती है। और दोस्तों इसीलिए ही जब सुंदरी के सामने नंद है वो बौद्ध भिक्षु भीष्म में आता है, तब उसके इसी अहंकार को चोट लगती है कि मैं क्या सोचती थी कि नारी का जो आकर्षण है वो पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा संवाद है, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। सुंदरी ने, अब नाटक में आगे हम पढ़ेंगे कि नाटक में सुंदरी ने किससे कहा था, अलका से कहा था। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आगे हम इसे ऐसे ही सुचारू रखेंगे और आपकी 4 या 5 वीडियो, 6-7 वीडियो में आपका जल्दी से जल्दी आपका वो समझाते हुए आपको मैं इस नाटक को समाप्त करूंगा। और इसके बाद में इसके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर हैं वो आपको मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमसे हमारे साथ में सेकंड ग्रेड की, नेट की, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य विषय से यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।